नमस्कार बच्चों। आपको डी ब्लॉक के अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर आपको ये पता लग गया है कि डी ब्लॉक में KMNO4 K2CR207 की प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। खासतौर पे नीट के लिए बोलूँगा बेटा मैं, वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन उसके भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन चांसेस जो आते हैं वो थोड़ा कम है। कारण ये कि क्वेश्चन तो एक ही बनेगा डी ब्लॉक में से, एक ही क्वेश्चन के लिए अब देखें तो जो थ्योरी अभी तक अपन ने करी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी ये देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अपन इस मन से पढ़ें कि चलो इसको तो 20% इंपॉर्टेंस देनी है। जब अपन पढ़ रहे हैं तो उसको 100% इंपॉर्टेंस दो, है ना, उतना ही मोटिवेटेड फील करें इसके अंदर भी। कारण ये कि अगर आपने ऐसा किया बेटा, हर साल कोई मैं गारंटी तो लिख के दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम भी कैसे स्टैट्स निकालते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हिसाब से स्टैट्स निकालते हैं। इट नेवर मीन्स कि इस बार वही आएंगे, स्टैट्स खराब भी होते हैं किसी किसी साल। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि ये वाला टॉपिक तो अनइम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट मान के ही चलना है आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक में देखो बेटा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम प्रॉपर्टीज़ ऐसी पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़, वो अपन पढ़ने चाहते हैं। एटॉमिक साइज में को पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, एटॉमिक साइज आप पीरियोडिक टेबल में एनफ पढ़ चुके हो, है ना। मैंने देखा है कि जितना पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया वो एटॉमिक साइज और डी ब्लॉक के लिए भी सफिशिएंट है। फिर भी अपन डी ब्लॉक में अगर उन्हीं बातों को रिकॉल करना चाहें तो देख लो कि आप लेफ्ट राइट चलते हो। डी ब्लॉक में अपन चल रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं। लेफ्ट राइट चलने से क्या होगा बेटा कि Z बढ़ेगा, लेकिन Z बढ़ेगा 1, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा 1, लेकिन शील्डिंग जो है वो 1 से नहीं बढ़ती बेटा, शील्डिंग डी की पुअर होती है। आप जानते हैं बेटा कि डी की शील्डिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब डी ब्लॉक में हम आगे से आगे बढ़ते हैं, सब वो स्कैंडियम से बढ़ रहे हैं और टाइटेनियम में बढ़ रहे हैं, तो इसका 3D1 है तो इसका 3D2 है, तो इसका मतलब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और डी की शील्डिंग कैसे होती है बेटा, पुअर। तो Z तो 1 बढ़ रहा है लेकिन शील्डिंग 1 नहीं बढ़ रही है, मतलब अट्रैक्शन 1 बढ़ रहा है लेकिन रिपल्शन 1 से कम बढ़ रहा है। तो नेट क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन। Z का मतलब अट्रैक्शन समझो, Z इज न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वो साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। जो डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उनकी रिपल्शन से साइज बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिपल्शन वाला इफेक्ट है वो पुअर है क्योंकि डी की शील्डिंग पुअर होती है। तो इसका मतलब नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नेट साइज छोटा होने लगेगा। लेफ्ट राइट जो पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है डी ब्लॉक में वैसे ही होता है। तो देखो क्या लिख रहा है, जनरली डी ब्लॉक मेटल्स एंड द आयन शो डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट राइट। द रीजन इज दैट फ्रॉम लेफ्ट राइट Z इंक्रीज बाय यूनिटी, Z इंक्रीज बाय 1, बट इंक्रीज इन शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा की गई शील्डिंग इफेक्टिव नहीं होने के कारण नेट साइज घटता जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। मैंने पिकोमीटर में सबकी साइज लिख रखी है, आपको साइज याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद भी एनसीईआरटी की वैल्यूज को देखकर लिखी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे को साइज सारी की सारी याद रहती है। आई नो कि साइज का वेरिएशन कैसा है, लेकिन वैल्यूज से शायद जल्दी समझ में आता है लोगों को, इसलिए मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम में लगातार साइज घट रहा है। इसमें मैंगनीज में अचानक बड़ा एबनॉर्मल साइज हुआ। कभी कभी ऐसा होता है डी ब्लॉक में कि D5 कॉन्फ़िगरेशन जो अपने आसपास वालों से अच्छी तरह बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिकॉज D5 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उस कारण से वीक बॉन्डिंग होने के कारण भी थोड़ा साइज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दैट्स व्हाट अगर इन मैंगनीज। तो मैंगनीज में हमेशा ही ध्यान रखना, मैंगनीज अपने पास वाले के साथ अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग नहीं करता है ना, इसलिए इसमें एबनॉर्मलिटी आती है। इसको अगर मैंगनीज को छोड़ दो तो आपको देखो कितना सही लग रहा है कि साइज लगातार कम हो रहा है। अगर मैंगनीज को हटा दें तो वापस यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ पर वापस कम हो रहा है, फिर कम, फिर नियरली बराबर, फिर यहाँ पर कॉपर और जिंक में बढ़ रहा है। कॉपर और जिंक में बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स काफी बढ़ गए हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो पेयरिंग होने के कारण जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लगातार आएंगे तो उनमें रिपल्शंस बढ़ेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर तो पेयरिंग हुई नहीं है, तो पेयरिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर रिपल्शंस अनइम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर Z इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है, साइज घट रहा है। यहाँ पर तो एबनॉर्मलिटी आ गई, यहाँ पर पेयरिंग और Z इफेक्टिव, जो पेयरिंग के कारण जो रिपल्शन है वो और Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट बैलेंस हो गए, तो इन तीनों में साइज बराबर हो गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज लगभग बराबर है, ध्यान रखना। इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, और साथ में इनमें तीनों फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और एक और प्रॉपर्टी है कि अमलगम नहीं बनाते, ये मरकरी के साथ एलॉइंग नहीं करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि एलॉय बना लेते हैं, लेकिन ये तीनों की प्रॉपर्टी है कि ये एलॉय नहीं बनाते, मरकरी के साथ में, जिसको बोलते हैं अमलगम। तो अमलगम नहीं बनाने की प्रॉपर्टी आयरन, कोबाल्ट, निकल शेयर करते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल इंपॉर्टेंट ट्राइड ऑफ एलिमेंट्स है, ध्यान रखें। हाँ, मैंने लिखा है नियरली इक्वल
नियरली इक्वल क्या, जेड इफेक्टिव और रिपल्शन। इनमें जो रिपल्शन है, अगर आप बोलेंगे सर रिपल्शन कहाँ से आ गए, पर डी इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो हो रहे हैं। तो जो एक ही ऑर्बिटल में जैसे D5, ये D5 तक तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद में यहाँ से जब डी इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगेंगे तो थोड़ा रिपल्शन भी बढ़ेगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन अगर दोनों बराबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नेट अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी जो जेड इफेक्टिव नियरली सेम रह जाएगा, साइज में वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए इन तीनों का साइज नियरली कांस्टेंट है। कॉपर और जिंक में लास्ट में डी इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन है D10, ये भी D10 है, ये भी D10 है। D10 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सारे आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ सकता है, और ये एबनॉर्मलिटी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है डी इफेक्टिव से, इसलिए इनका साइज बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आप ओवरऑल देख रहे हैं, अगर फर्स्ट मेंबर से लास्ट मेंबर को देखो तो साइज घट ही रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रांजिशन सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन तो आता ही है, ट्रांजिशन सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन आता ही है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में कह सकते हैं। ओवरऑल वहां से वहां पर, वहां से यहां पर आने पर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये 3D साइज का हाल है। 3D की साइज के जैसे ही 4D भी होता है और 5D भी होता है। अगर 3D 4D 5D को एक साथ देखोगे अगर आप, तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ये रहा 3D 4D एंड 5D। 3D का साइज पहले घटा, बीच में बराबर हुआ, जो आयरन कोबाल्ट निकल थे उस बेल्ट में बराबर हुआ, लास्ट में कॉपर जिंक में बढ़ा। 4D में भी ऐसे ही हुआ और 5D में भी ऐसे ही हुआ। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटा कि 3D 4D और 5D में मैंने 3D की लाइन नीचे बनाई है, 4D 5D की ऊपर बनाई है, मतलब 4D और 5D का साइज 3D से बड़ा है। लेकिन 4D 5D आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। 4D 5D कितना पास पास बना है, क्योंकि दोनों का साइज नियरली बराबर है। अगर आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, 4D 5D का साइज आपको मालूम होगा बेटा, सर ने पढ़ाया होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 3D 4D 5D में ये है मान लो स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये है Y, ZR, NB, LA, HF, TA एंड सो ऑन। एक छोटा सेगमेंट लिया मैंने। अब यहां पर देखो, इनको तो छोड़ो, यहां से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट सारे के सारे भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हैफनियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर है 40, इसका एटॉमिक नंबर है 72। सोचो 40 और 72, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर है 22, यहां पर 18 का अंतर है, यहां पर 32 का अंतर कैसा आ गया बेटा, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में F ब्लॉक के लेंथेनाइट्स भी भर दिए गए हैं। मतलब F की शील्डिंग कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग या पुअर, तो आपका जवाब होगा पुअर। तो यहां से यहां पर आने पर न्यूक्लियर चार्ज Z कितना बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है 32, लेकिन शील्डिंग ज्यादा नहीं बढ़ रही, बिकॉज ज्यादातर तो F इलेक्ट्रॉन्स और F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बेकार होती है। तो यहां से यहां पर आने पर Z बढ़ा 32, और जो शील्डिंग थी वो बहुत कम, वो तो बहुत पुअर है, और शेल बढ़ा एक शेल बढ़ने से मैं जानता हूं साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन Z बढ़ने से साइज उतना को उतना कम हो गया, और इवेंचुअली ये हुआ कि साइज लगभग बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण बराबर होता है, सही है ना। तो 4D एंड 5D हैव नियरली इक्वल साइज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इनका दोनों का साइज लगभग बराबर होगा, इन दोनों का भी फिर जो जो पेयर बनते जाएंगे यहाँ 4D 5D के, उनका साइज लगभग बराबर होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखा गया, 4D और 5D को सेम कर देता है साइज को। सबसे इंपॉर्टेंट है जिरकोनियम हैफनियम, जिसके लिए हर किताब में लिखा हुआ है, खूब सारे क्वेश्चन नीट वगैरह IIT में समय पूछे में, तो ये पेयर अच्छी तरह रट लीजिएगा। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव नियरली इक्वल इन साइज, दे आर nearly equal in size due to the effect of lengthened contraction, according to which the shielding effect of the 4f electrons is very poor. shielding effect of 4f electrons बहुत ज़्यादा poor होता है, और उस कारण से हम ये कहेंगे 4D और 5D एलिमेंट्स का साइज लगभग बराबर आ जाता है। तो ये जो मैंने ग्रीन और रेड लाइंस को एकदम पास पास बनाया है, that is as an effect of the lengthened contraction. इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमिलरिटी इन साइज। नाउ सी व्हाट्स गोइंग ऑन। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी का मतलब ये देखो, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी का मतलब ये देखो वैल्यूज देख रहे हो बेटा, इन वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो 145 मतलब अगर अपन ये देखें 130 से 160 की रेंज में आ रहे सारे, और ये रेंज बहुत वाइड रेंज नहीं है, 10-12-15% का वेरिएशन, बहुत वाइड वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि डी ब्लॉक के अंदर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी आ रही है। इसके अलावा वर्टिकल में सिमिलरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या, वर्टिकल में भी ये 3D का साइज 4D से भले थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको, अलग दिख रहा है, लेकिन 4D 5D कितना बराबर है,
तो अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो भी साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेफ्ट राइट चलोगे तो भी साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दैट दे शो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमिलरिटी इन साइज, है ना. तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलरिटी इन साइज एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देम कैन फॉर्म एलॉयज. आगे मैं बताऊंगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी के कारण अधिकांश डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज आपस में बहुत ज्यादा अलग नहीं होने के कारण वो एलॉय आराम से बना सकते हैं. द प्रॉपर्टी टू फॉर्म एलॉय कम फ्रॉम द सिमिलरिटी इन साइज, ये मैं आगे और डिस्कस करूंगा. फिर देखते हैं आयरन कोबाल्ट निकल हैव सिमिलर साइज देयरफॉर दे आर ऑल फेरोमैग्नेटिक. ठीक है ना. अच्छा ये देयरफॉर नहीं है ना, ये सेमीकोलन लगाया और बोला है ये फेरोमैग्नेटिक है, डू नॉट फॉर्म अमालगम. आयरन कोबाल्ट निकल में फेरोमैग्नेटिज्म होता है. सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं तो मैं एक साथ बता रहा हूं सारे पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट एक दूसरे से एक्सप्लेन हो सकता है न भी हो. जैसे साइज सिमिलर है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट वेरी रिलेटेड टू ईच अदर दो, बट क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में. ये आयरन कोबाल्ट निकल को एक साथ याद रखना चाहिए. साइज सिमिलर है, मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो क्या बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तीनों की होती है और इसके अलावा अमलगम नहीं बनाने की प्रॉपर्टी भी तीनों एक साथ शेयर करते हैं. डेंसिटी, अब ये वाला पॉइंट बेटा बहुत आसान होगा आपके लिए. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लेफ्ट राइट जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी. अब होना ही है बेटा, लेफ्ट राइट जाएंगे तो मास तो बढ़ रहा है, लेफ्ट राइट में तो मास बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, साइज थोड़ा बहुत कम हो रहा है. तो साइज कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी. डेंसिटी साइज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो घट रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ना तय है. आईपी को पीरियोडिक टेबल से कीजिएगा बेटा. आईपी ऑफ डी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना. जो आज तक आईपी पूछी गई है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पूछी गई है, लेकिन डी ब्लॉक के बारे में जो भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है दैट इज सफिशिएंट. तो आप पीरियोडिक टेबल में एक बार ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको यहीं छोड़ दें. आप पीरियोडिक टेबल में जाओ, जाके वहाँ पर आईपी पढ़ो और आईपी में डी ब्लॉक के आईपी इन पर्टिकुलर पढ़ लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या है. क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है. कॉम्प्लेक्सेस और कलर्ड आयंस, ये दोनों बातें जो है वो हमको बतानी है इन द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हमारा जो इकलौता टॉपिक बचा है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर ये बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं और कलर्ड एक्वा साइंस कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि वो स्टडी किए बगैर हम ये नहीं कर सकते. बस अभी के लिए तो याद एक तरह से कर लीजिएगा. सर ने प्रॉपर्टी बताई है डी ब्लॉक मेटल की कि उनके आयंस, उनके जो एक्वा साइंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं. और एक और प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि उनमें आयंस में कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है. डिस्कस इन डिटेल एज टू व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव सो मच इन्फ्लुएंशियल प्रॉपर्टी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है वो देखो. एलॉय जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं. टू और मोर मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं. अब एलॉय का आपको कैसे समझना है, जैसे मान लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं दे आर ऑल स्फीयर्स, राइट. सो स्फीयर्स आर प्लेस्ड in the close vicinity of each other, they are placed over one another in some of the structures like HCP, FCC, etc. ये जो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो वैसे वो पैक्ड रहते हैं. टिपिकली यूँ समझ लो कि अपन जो सीजन में एक फ्रूट आता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तरबूजा होता है. उस तरबूजे को आपने देखा होगा एक के ऊपर एक, वाटरमेलन एक के ऊपर एक पैक्ड रहते हैं. वो लोग जो है उनके पास ज़्यादा बड़ी दुकानें नहीं होती हैं, वो ऐसे ही रास्ते में अपना बिजनेस करते हैं. तो वो क्या करते हैं, कोई भी अच्छी जगह देखकर वहाँ पर कुछ नीचे कारपेट वगैरह बिछाकर उसके ऊपर वो रख देते हैं. पहली लेयर जमाते हैं और पहली लेयर के बाद में दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर. तो कैसे जमाते होंगे, उनके जो वॉइड्स बनते होंगे वो वॉइड्स में दूसरी लेयर ऐसे ऐसे जमाते हैं. अब उसके अंदर जब जमा दिया उन्होंने, है ना, अब मान लो वो सारे के सारे तरबूजे जो हैं वो एक तरबूजा एक मेटल एटम है. मान लो अगर आपने उस पूरे स्टैक्स में से एक तरबूजा निकाला और उसकी जगह कुछ फ्रूट रखना है ना, एलॉय बनाना है, तो एलॉय में क्या करेंगे, कोई एक मेटल हटा के दूसरा मेटल रखेंगे अपन. तो बताओ मुझको, अगर उस तरबूज का अगर मैं जो आइडिया दे रहा हूँ उसमें से एक अगर आप निकालोगे वाटरमेलन, उसकी जगह दूसरा कुछ रखोगे तो दूसरा फ्रूट कौन सा रखना पसंद करोगे? आप सोचो. वाटरमेलन ही दूसरे तरह का अलग अलग का वाटरमेलन ले लो, ठीक है ना, या उस तरह का कोई फ्रूट ले लो जो कि इसके साइज का बराबर हो. लेकिन अगर आप उसकी जगह ऑरेंज रख दोगे या नींबू रख दोगे या मौसमी रख दोगे, ऐसे से फ्रूट रख दोगे, चीकू रख दोगे, तो आपको आप समझ में आ रहा होगा, आपको हंसी भी आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड नहीं होगा. तो इसका मतलब ये कि एलॉय बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस मेटल को हटा के दूसरे मेटल को रख रहे हो साइज बराबर होना चाहिए. और डी ब्लॉक में मैंने अभी भी क्या बताया बेटा, साइज लेफ्ट राइट भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ऊपर से नीचे भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. और डी ब्लॉक एलिमेंट में एलॉयज बनाने की प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज.
D block have very strong property of formation of alloys due to similarity in the size. They have vertical as well as horizontal similarity in size. ये मैंने आपको समझा दिया था। एलॉयज बनने के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एलॉयज बनने के लिए जरूरत होती है कि जिन मेटल्स को आप एलॉय बना रहे हो उनका साइज आपस में 15% की रेंज में होना चाहिए, और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये सुविधा है। डी ब्लॉक एलिमेंट में कहीं से भी कहीं पे चले जाओ, उनमें साइज में अंतराल 15% या उससे कम ही रहता है, ज्यादा नहीं होता है, और एलॉय फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सही शर्त है ये। यानी एलॉय फॉर्मेशन वो एलिमेंट्स करेंगे जिनका साइज नियरली सिमिलर होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एक और प्रॉपर्टी आ रही है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पहले भी मैंने बताया हुआ, वापस बता रहा हूं। अब जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे तरबूजे रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, बीच में वॉइड बन रहे हैं, अब वॉइड छोटे बनेंगे बेटा। अब क्या होता है डी ब्लॉक में, अगर आपने इन छोटे वॉइड को भरने के लिए कोई छोटे एटम से रिएक्शन करवा दी, अब छोटे एटम कौन सा होते हैं, तो आंसर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ये रहे HBCN, हाइड्रोजन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, अगर वो यहां पर आ गए, यहां पर आके बैठ गए, तो फिर वो जो नया चीज बनेगा उसको बोलेंगे डी ब्लॉक के इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि ये कहलाता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इन जगहों को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। अगर इंटरस्टिशियल पे छोटा एटम आके बैठ गया तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल, है ना, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। लेकिन ये कंपाउंड स्टोइक्योमेट्रिक नहीं होते। स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे रेशो उनका बना रहे, जैसे कि सपोज करो कि ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये जो बीच में जो आ रहे हैं इंटरस्टिशियल एटम्स जो आ रहे हैं वो मान लो वो बी है। अब इसमें ये थोड़ा ना कि एक ए के साथ में 2 बी आएंगे या एक ए के साथ में 3 बी आएंगे, अगर ऐसा होता है उसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक, जिसका रेशो फिक्स होता है वो स्टोइक्योमेट्रिक। यहां तो बेटा जो वॉइड है वो वॉइड में कुछ वॉइड हो सकता है, खाली रह जाए, कुछ में आगे बढ़ जाए, तो अपन गारंटी थोड़ी ले सकते हैं कि रेशो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। कुछ अजीब सा भी रेशो हो सकता है बेटा, देखो कितना पॉइंट में रेशो आ रहा है, VH 0.56, क्योंकि वेनेडियम जितने हैं और हाइड्रोजन जितने उनको अपन ने देखा, रेशो लिया तो रेशो कोई परफेक्ट नहीं आ रहा है, अजीब सा भी आ सकता है, सही है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन इनको बोलेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि कैसे कंपाउंड्स हैं, तो ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है। इनकी जो बॉन्डिंग है उनके अंदर आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर दोनों का हाइब्रिड नेचर है, तो किसी एक तरह की बॉन्डिंग नहीं है, ना तो ये पूरे आयनिक है ना पूरे कोवेलेंट है, ठीक है ना। तो हाइब्रिड काइंड ऑफ बॉन्डिंग है इनके अंदर, ये कोई एक नहीं, टिपिकली ना तो ये आयनिक है, टिपिकली ना तो ये कोवेलेंट है। तो मैंने लिख दिया है दिस इज नीदर टिपिकली आयनिक, है ना, जैसे आयनिक होता है टिपिकली, मतलब जैसे होते हैं पूरा जो पूरा टाइप होता है वो, तो ये ना तो आयनिक टाइप के पूरे हैं ना कोवेलेंट टाइप के पूरे, हाइब्रिड टाइप के हैं। हायर मेल्टिंग पॉइंट इन प्योर मेटल्स, ऑफ कोर्स जब नया कोई एटम आके जगह बना लेगा अपने, तो नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बनने से, है ना, नेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट यह बढ़ रहा है प्योर मेटल्स की तुलना में। हार्डनेस भी बढ़ेगी, हार्डनेस भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आके अट्रैक्शन एक्स्ट्रा डेवलप हो गया है तो सिस्टम्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम आ गया, जैसे स्टील है तो स्टील हार्डर होता है आयरन से, क्योंकि उसके अंदर कार्बन आके बैठ जाता है इन जगहों पर, तो कार्बन की प्रेजेंस में थोड़ी हार्डनेस बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वही मैंने लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगी। मेटेलिक कंडक्शन इज रिटेन्ड, मेटेलिक कंडक्शन इसलिए रिटेन्ड है क्योंकि मेटेलिक कंडक्शन तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इनके आने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कंडक्शन बनी रहेगी, कंडक्शन में फर्क नहीं आएगा। और लास्ट है केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट ये इसलिए रहेंगे क्योंकि इनमें जो नए बॉन्ड हैं उनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी, इसलिए थोड़ी सी इनमें रिएक्टिविटी कम हो जाएगी पहले की तुलना में। तो दीज आर नाउ केमिकली इनर्ट। टिपिकली अगर अपन बात करें स्टील की, तो स्टील पे जंग जल्दी नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अब ये इंटरस्टिशियल टाइप का कंपाउंड हो गया है स्टील। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या। तो मेल्टिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखना बड़ा अच्छी बात लगती है मेरे को, सिंपल लगता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आप लेफ्ट राइट चलोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और देखो मेटल, ये डी ब्लॉक मेटल है, ये डी ब्लॉक के पास वाला मेटल है। अब मेटल मेटल की बॉन्डिंग कब अच्छी होगी बेटा, जब इसके पास अनपेयर्ड होगा, इसके पास भी अनपेयर्ड होगा, ये आपस में बॉन्डिंग अच्छी कर लेंगे। अगर इसके पास मेटल के पास ज्यादा अनपेयर्ड है तो अपने आसपास वालों से ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई आएगा। ये देखा गया इन जनरल, मेरी ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, इन जनरल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई। अब मुझको बताओ डी ब्लॉक में लेफ्ट राइट चलते हैं तो पहले तो आता है D1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर आता है D2, ऐसे D3,
D4 एक्सेप्शन अगर छोड़ दे तो D4, D5, D6, D7 ऐसे, तो यहां से यहां पर अनपेयर्ड बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं बेटा, तो यहां से यहां पर अनपेयर्ड बढ़ रहे हैं, लेकिन D6 में अनपेयर्ड कम हो जाएंगे क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जनरल ट्रेंड ध्यान रखो कि 1 to 5, D1 से D5 तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बाद में घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। बस देखो ये हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और बाद में घट रहा है, पहले बढ़ रहा है और बाद में घट रहा है, पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है। ये 3D है, ये 4D है, 5D है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये तो अलग है, जो आप बता रहे हो उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टिल D5 देन डिक्रीज एंड Mn एंड TCr एक्सेप्शन। यहाँ मैंगनीज है बेटा, ये मैंगनीज है, मैंने पहले ही कहा था मैंगनीज में एक्सेप्शन है टेक्नीशियम। मैंगनीज और टेक्नीशियम एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, तो जो प्रॉब्लम मैंगनीज में आती है वो टेक्नीशियम में भी आती है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ 5D सीरीज में नहीं है। मैंगनीज और टेक्नीशियम को आप एक्सेप्शन मान के अलग रखो कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस कारण से उनमें एक्सेप्शन रहता है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए उससे काफी कम होता है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं एक बार के लिए, अगर मैंगनीज को हटा दो तो देखो बेटा क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पर ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पे V और यहाँ पे Cr, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और बाद में D ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज में आयरन, यहाँ पे यहाँ पर आ गया कौन, मैंगनीज, यहाँ पर है आयरन, कोबाल्ट, निकल। मैंने अभी भी कहा था आयरन, कोबाल्ट, निकल के मेल्टिंग पॉइंट नियरली बराबर होते हैं, देखो नियरली बराबर आ रहा है। ये तीनों, ये जो यहां से लेकर यहां तक है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल है, एक को आयरन मान लेना, एक कोबाल्ट, एक निकल मान लेना, और तीनों के मेल्टिंग पॉइंट नियरली बराबर है। हालांकि लगातार घट रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नीचे कॉपर जिंक आ गया, कॉपर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट अचानक ड्रॉप करेगा क्योंकि इनमें D इलेक्ट्रॉन्स एकदम पेयर्ड हो जाएंगे, तो इनके पास पास की बॉन्डिंग एकदम वीक हो जाएगी, राइट। चलो अब पढ़ते हैं शुरू से। मैंने क्या लिखा है, D ब्लॉक मेटल्स इन जनरल आर हार्ड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी। ZnCdHg आप जानते हैं, ZnCdHg सब D10 है, ये D10 है, ये भी D10 है और ये भी D10 है। और जो D10 होते हैं बेटा उनमें अपने पास वालों से बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से बहुत कम होते हैं। तो ये तीनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है ना, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है, और मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए आराम से ये बॉयल ऑफ हो जाते हैं। आपने देखा था उसके अंदर मेटलर्जी में कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया था बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ZnCdHg। फॉर अ गिवन ग्रुप, किसी गिवन ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये देखो गिवन ग्रुप में ऊपर से नीचे देखो, ये 3D सीरीज है, ये मैंने लिखा है 3D, ये जो पीली वाली लाइन है ये 3D की है, ये 4D लिखा है मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने 5D लिखा है। तो अगर आप 3D से 4D पे जा रहे हो, है ना, यहाँ तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में तो ये ऊपर से नीचे है। आप देखो बेटा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखोगे तो 3D का एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर है Mn, यहाँ पर है Mn, सॉरी Mn, Tc और ये Re, तो यहां पर टॉप टू बॉटम हुआ ना बेटा। अब यहां से यहां पर आने में क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और एटॉमिक मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो D ब्लॉक में क्या ध्यान रखोगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर, सुनना अच्छी तरह सुन लेना, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण शुरू में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बाद में घटेगा। बात होगी बेटा। मैंगनीज और टेक्नीशियम एक्सेप्शन है ना, उनमें एबनॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के कारण एक्सेप्शन होता है, ये बात याद रख लीजिए। फिर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में टॉप टू बॉटम जब आते हैं, टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इस बात में है ना एक्सेप्शन वगैरह मत देखिएगा, आप तो बस ये देखिएगा टॉप टू बॉटम आते समय मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस तरह से रहता है। ये वाले ग्राफ मैंने बता दिए, अगर आप NCERT देखोगे तो ऐसे ही ग्राफ है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3D का ग्राफ है। 3D का ग्राफ आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एक वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि NCERT में वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, और क्रोमियम को यहाँ पे रख रखा है, जहाँ मैंने रखा है ना क्रोमियम को वहीं रख रखा है। लेकिन अगर आप किताबों में वैल्यूज देखोगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो वेनेडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा क्रोमियम से ज़्यादा है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो शायद थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेनेडियम का ज़्यादा अच्छी तरह क्लोजली पैक्ड है, इस कारण से वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से स्लाइटली ज़्यादा है। अब आपके सामने समस्या कि सर हम तो NCERT की माने या आप जो बोल रहे हो उसकी माने, तो बेटा अब ये प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम भी है कि मुझको खुद को क्या करना चाहिए। सपोज कोई क्वेश्चन मेरे सामने भी आता है तो क्या करना चाहिए। तो वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना आए, तो हम उसके लिए तैयारी करें, हर बात में कंट्रोवर्सी क्यों डालें।
तो हमको लगता है कि अगर क्वेश्चन में क्रोमियम और वेनेडियम दोनों ना हो तो वो बेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ एनसीईआरटी को देखकर और वो जो लोग इसके प्रॉब्लम पूछेंगे वो इतने बुद्धिजीवी तो होते हैं कि वो कम से कम उनको पता रहेगा कि कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना पूछ डालें। फिर भी अगर पूछते हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ये कि अगर मान लो 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है और क्रोमियम ऑप्शन में नहीं हो तो कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने कहा कि ना, सर ने तो कहा था कि 3D का हाईएस्ट क्रोमियम होता है और यहाँ पे 3D का हाईएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर में वेनेडियम क्रोमियम है ही नहीं। अगर वैसा है क्वेश्चन तो वेनेडियम टिक कर दो। क्रोमियम वेनेडियम दोनों है तो फिर एनसीईआरटी के अनुसार आप क्रोमियम पर ज़्यादा जा सकते हो, बट इट इज़ अ रिस्क। लेकिन फिर वही है कि अगर दोनों एक साथ हैं, है ना, तो फिर अपन को एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते हुए फिर अपने को वैल्यू की परवाह नहीं करनी है। आपको ये परवाह नहीं करनी है कि सर ने बोला था, सर ने वैल्यू देखी हुई होंगी और ये मैंने वैल्यू वाकई में देखी हुई है, एक नहीं 10 जगह भी देखी हुई है। मैं कंफर्म हूँ कि वेनेडियम का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको क्रोमियम का ज़्यादा करने को कह रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ व्हाट रिटन इन एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी में मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई हैं, उसमें सिर्फ वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अनुसार क्रोमियम है तो क्रोमियम को ही आपको टिक करना है। चलो, विल टेक ऑन सम न्यू प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट टर्न। तब तक के लिए आप इन्हीं प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ो, है ना, ढंग से पढ़ो इसको, सारे पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक और लेक्चर के अंदर मैं सारी प्रॉपर्टीज फिनिश करवा दूंगा एंड देन विल मूव ऑन टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।